जय हिंद। हम क्लास 10 का साइंस पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी। और आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। ये क्या होता है? हम पिछले लेक्चर में आपको पावर के बारे में बताए थे, इलेक्ट्रिक पावर के बारे में, कि पावर इक्वल टू होता है W/T। और आज हम इस लेक्चर में इसका यूज करेंगे। तो आपको बस इस सूत्र को याद रखने की जरूरत है, P इक्वल टू W/T। हम पिछले लेक्चर में इसको हम बताए थे कहाँ से आता है। अब इसमें हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव पढ़ रहे हैं। तो ये होता क्या है पहले समझिए। देखो, ये विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कुछ नहीं है। इसमें ये होता है कि जब हम किसी चालक में, किसी तार में, किसी वायर में हम इलेक्ट्रिसिटी को अगर फ्लो कराते हैं तो गर्म हो जाता है, उष्मा देने लगता है, हीट हो जाता है। और इसी इफेक्ट को हम बोलते हैं कि ये विद्युत धारा का तापीय प्रभाव है, मतलब कि उष्मा दे रहा है। जैसे देखिए, आप क्या करिएगा, अगर एक्सपेरिमेंट करना होगा तो आप 12 वोल्ट का बैटरी लीजिएगा, ज़्यादा बड़ा बैटरी नहीं, छोटा सा ही बैटरी बाइक का, और उस पर 2 तार टच कराइएगा। दोनों पोल को एक ही साथ एक तार से टच कराइए। मान लीजिए ये बैटरी है, ठीक। अब इसमें एक ये पोल है, एक ये पोल है, ये प्लस है माइनस है। यहाँ से यहाँ तक एगो तार जोड़ दीजिएगा, देखिएगा बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा तारवा। काहे से कि विद्युत धारा जब किसी तार में बहता है तो उसमें उष्मा उत्पन्न होता है। इसकी प्रवृत्ति है, विद्युत धारा की प्रवृत्ति यही है कि जब वो किसी तार में बहेगा, किसी भी परिपथ में फ्लो होगा, तो वो क्या करेगा? उष्मा उत्पन्न करेगा, हीट उत्पन्न करेगा, गर्म हो जाएगा तार। तो इसी प्रवृत्ति को, यानी कि विद्युत धारा जो ऊष्मा उत्पन्न कर दे रहा है, हीट उत्पन्न कर दे रहा है, इसी प्रवृत्ति को हम बोलते हैं तापीय प्रभाव। तो इसी को हम बोलते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। मतलब कि अगर हम किसी तार में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे, उसमें हीट उत्पन्न होगा। तो यही होता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अब देखिए, हम प्रेस चलाते हैं, इस्त्री जिसको बोलते हैं, जो कपड़ा प्रेस करने वाला इस्त्री होता है, हिंदी में उसको इस्त्री बोलते हैं। तो क्या होता है, उसमें एक लगा होता है वायर, एक वायर लगा होता है। तो वो वायर जो होता है वो ही गर्म होता है, उसका हाई प्रतिरोध होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है। तो वही वायर गर्म होता है। तो वही वायर गर्म होता है तो प्रेस गर्म हो जाता है। इसे कुंडली के रूप में उस प्रेस में रखा हुआ होता है। एलिमेंट देखे होंगे ना आप प्रेस का, इस्त्री का, तो उसी एलिमेंट में ही लगा होता है तारवा। तो अब बस समझिए कि प्रेस किस वजह से गर्म होता है। तो तार एक लगा होता है, उस तार का प्रतिरोध बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। क्या होता है? हाई होता है। और जब हाई होता है प्रतिरोध, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराते हैं, बहुत तेज गर्म हो जाता है। क्या होता है? बहुत तेज गर्म हो जाता है। और गर्म होता है, बस प्रेस को गर्म कर देता है। तो यही प्रेस में और कुछ नहीं होता है, बस तार ही वो होता है, वही तार गर्म होता है। अब देखिए, अब वो एक स्पेसिफिक मतलब पदार्थ का रहता है, उसका नाम अभी हमको नहीं याद आ रहा है, हम लगा देंगे आपके स्क्रीन पे, वैसे उसका नाम हम लिख देंगे। हमको याद था, बस याद नहीं आ रहा है इस टाइम। देखिए, तो ये होता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। इसमें कुछ नहीं है, जब किसी तार में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे, वो गर्म हो जाएगा, बस यही है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अब होता क्या है, हम किसी बल्ब को जलाते हैं तो बल्ब ऊष्मा उत्पन्न कर देता है। देखिएगा, अगर लाइट चला जाता है, इलेक्ट्रिसिटी चला जाता है, फिर भी हम बल्ब को छूते हैं, गर्म रहता है। कैसे कि विद्युत धारा का प्रवृत्ति है कि जब भी किसी परिपथ में बहेगा, उसको गर्म कर देगा, हीट कर देगा। वैसे ही पंखा है, तो पंखा में जो कुछ मतलब इलेक्ट्रिसिटी उसको नचाने में यूज हो जाता है, लेकिन कुछ इलेक्ट्रिसिटी उसमें हीट के रूप में खर्च हो जाता है। तो किसी भी परिपथ में, जैसे देखिए हम बैटरी लगा रहे हैं, ठीक, तो ये बैटरी लग रहा है, तो बैटरी क्या करता है? काम करता है। एक बल्ब है यहाँ पे बैटरी में, और बैटरी से हम बल्ब को जोड़ दे रहे हैं। तो ये क्या करेगा? बैटरी कुछ नहीं करेगा, बैटरी काम करेगा। काम किस लिए करेगा? ताकि बल्ब जल सके। और बल्ब जलाने के लिए किस प्रकार का काम करेगा? तो ये इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराएगा, जिससे विद्युत धारा बहेगा। यही ना करेगा? बैटरी कुछ नहीं करता, इलेक्ट्रॉन को दौड़ा देगा, बस यही करेगा, जिससे ही बल्ब जलने लगेगा। अब होता यह है कि जितना काम बैटरी करेगा, वही ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होगा। कैसे? तो अब देखो, ये ऊष्मा आया कहाँ से? हीट आया कहाँ से? विद्युत धारा के फ्लो होने से तो हीट आया। अब यहाँ पे हम बल्ब नहीं जोड़ रहे हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। बस यहाँ पे चलिए हम पंखा जोड़ दे रहे हैं, ठीक। यहाँ पे एक हम फैन जोड़ दे रहे हैं, आप समझिएगा ये फैन है, 4-5 गो पंखी वाला फैन है, पंखा है। अब होगा क्या
जब हम इस बैटरी से इस पंखे को जोड़ेंगे तो ये बैटरी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को दौड़ा देगा। क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को दौड़ा देगा। और जब इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगेगा, इलेक्ट्रॉन चलने लगेगा, गति करने लगेगा, तो इसमें विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगा। आप जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगता है तो उसी को हम विद्युत धारा बोलते हैं। हई तार है, इस तार में इलेक्ट्रॉन दौड़ने लगा, बस विद्युत धारा उत्पन्न हो गया। अब इसको दौड़ाया कौन, तो दौड़ाने का काम किया बैटरी। तो बैटरी ने काम किया, तो बैटरी काम किया इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न करने के लिए। अब इसमें से कुछ इलेक्ट्रिसिटी इस फैन को, इस पंखे को नचाने में यूज हो गया। क्या हुआ, कुछ इलेक्ट्रिसिटी इस पंखे को नचाने में यूज हो गया, लेकिन कुछ इलेक्ट्रिसिटी इसमें हीट के रूप में उत्पन्न हो गया। क्या हुआ, हीट के रूप में, यानी पंखा गर्म हो गया, चलते चलते गर्म हो गया। काहे गर्म हुआ, गर्म इसलिए हुआ कि यह जो काम किया था बैटरी, उसमें से कुछ काम बैटरी द्वारा किया गया, कुछ काम जो पंखे को नचाने में यूज हो गया, और कुछ काम जो है इसके उष्मा के रूप में उत्पन्न हो गया, मतलब हीट बन गया। जैसे देखो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, अपना हाथ रगड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन खूब तेज रगड़ेंगे, क्या होगा, खूब तेज अगर रगड़ेंगे तो यहाँ पे हीट उत्पन्न हो जाएगा, हमारा हाथ गर्म हो जाएगा। काहे से कि हम काम कर रहे हैं, वही काम किस रूप में परिवर्तित हो जा रहा है, हीट के रूप में। कार्य जो है हमारा किस रूप में परिवर्तित हो रहा है, हीट के रूप में, यानी उष्मा के रूप में। तो यही यहाँ पे हो रहा है। बैटरी इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने के रूप में काम कर, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का प्रवृत्ति है कि हीट उत्पन्न करेगा जब भी चलेगा। तो जब ये चलता है तो उष्मा उत्पन्न करता है, तो पंखा गर्म हो जाता है। तो बैटरी द्वारा जो किया गया काम है उष्मा के रूप में हुआ है उत्पन्न, और यहाँ पंखे को नचाने में। लेकिन अब देखो, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम पंखा हटा देते हैं, अब बैटरी को ऐसे तार से जोड़ देते हैं, हीटर वाले तार से जोड़ देते हैं। तो हई तारवा क्या करेगा, इसका कोनो काम नहीं है। अब जितना ही बैटरी काम करेगा, जितना इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने में काम करेगा, वो पूरा काम इसमें हीट के रूप में उत्पन्न होगा। काहे से कि इस तार की प्रवृत्ति है कि गर्म होगा। क्या है, इस तार की प्रवृत्ति है कि गर्म होगा। काहे गर्म होगा, तो इसका प्रतिरोध उच्च है, तो इसी वजह से गर्म हो जाएगा। और गर्म होगा तो जितना बैटरी काम किया वही काम हीट के रूप में उत्पन्न हो गया। इसी को हम बोलते हैं विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। अब हम इसमें समझाते हैं आपको कि हई तरवा गर्म काहे हुआ। तो देखो, गर्म इसलिए होता है, आप जानते हो जब दो चीजें लड़ती हैं आपस में तो हीट उत्पन्न होता है। जैसे हथौड़ी से किसी चीज पे मारोगे ना, हैमर जिसको बोलते हैं, तो उसमें चिंगारी उत्पन्न होता है। कहाँ से कि वो जो हम काम किए मारने से, तो वहां से जो हमारा काम है सीधा उष्मा के रूप में परिवर्तित हो गया। ठीक सेम वैसे यहाँ पे होता है। ये मान लीजिए तार है, इस तार में क्या है, इस तार में इलेक्ट्रॉन है, परमाणु है, कुछ मतलब बहुत ज़्यादा हैं परमाणु, घने हैं, बहुत ज़्यादा घने परमाणु हैं, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं तार में। तार जो है पदार्थ से बना हुआ है, ये आप जानते हैं। और हम इसको क्या किए, बैटरी से जोड़ दिए, इस तार को बैटरी से जोड़ दिए। तो अब है इलेक्ट्रॉन जो दौड़ेगा, इलेक्ट्रॉन जब बैटरी से जोड़ेंगे एक दिशा में दौड़ने लगेगा, यही ना होगा, तभी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा। अब होता यही है कि है इलेक्ट्रॉन जो है दौड़ने लगेगा। अब दौड़ेगा तो बिचवा में इसके रास्ते में है देखो परमाणु आ गया, इससे टकराएगा, कहीं इलेक्ट्रॉन इसके आगे आ गए, इससे टकराएगा, कहीं न्यूट्रॉन आ गए, इससे टकराएगा। मतलब टकराते लड़ते जाएगा। मतलब समझ रहे हैं, एकदम हर जगह लड़ेगा, ठेकेगा। जैसे लड़ेगा तो इसमें उष्मा उत्पन्न होगा। क्या होगा, उष्मा उत्पन्न होगा, हीट उत्पन्न होगा। तो हीट उत्पन्न कैसे हुआ, तो उच्च प्रतिरोध के कारण। अब प्रतिरोध उच्च कहाँ से आया, तो बाबू जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन टकराएगा, जितना ज्यादा इस तार में इलेक्ट्रॉन दूसरे से टकराएगा, परमाणु से टकराएगा, उतना ही इसका प्रतिरोध ज्यादा होगा। देखो, अब मान लो कि आप धक्का दिए, आप एगो मान लो धक्का देने वाला गाड़ी लिए हो और आगे आपके खूब ढेर ईंटा रख दिया गया, आप ढकेलते रहे, टकराते रहा। तो अगर प्लेन होता सड़क, तो आप धक्का देते बहुत दूर तक जाता, आपकी पूरी एनर्जी उसको चलाने में खर्च होती। लेकिन उसका अब अगर आप ईंटा रख दिए, खूब उबड़ खाबड़ रास्ता बना दिया, उस गाड़ी को ढकेल रहे हैं, तो क्या होगा, आपकी कुछ ऊर्जा
उसको उसका विरोध करने में, उस उबड़ खाबड़ रास्ता का विरोध करने में खत्म हो जाएगा। बहुत ज़्यादा आपको ऊर्जा लगाना पड़ेगा तब गाड़ी चलेगा। ठीक, सेम वैसे ठेला जानते हैं ना, ठेला को मान लीजिए ढकेल रहे हैं तो क्या होगा, जैसे धक्का देंगे उबड़ खाबड़ रास्ता रहेगा तो धीरे चलेगा, अगर प्लेन रास्ता आ गया तेज चलने लगेगा उतना ही ऊर्जा पे, ऐसा है ना। तो सेम वैसे इलेक्ट्रॉन के साथ होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन सीधा जा रहा था लेकिन जा रहा था, यहाँ पे क्या हुआ, बीच में परमाणु आ गया, परमाणु, बहुत सारे परमाणु आ गए। अब इन सब से टकराने लगा, ये क्या होने लगा, टक्कर खाने लगा, टकराने लगा, लड़ने लगा परमाणु से। और जैसे लड़ रहा है वैसे इसका ऊर्जा जो दौड़ के आया है इसका ऊर्जा खत्म हो गया, जैसे लड़ गया। अब मान लीजिए खूब तेज आ रहा है तब तक टकरा गया, इसका ऊर्जा खत्म। ठीक, तो ये जो ऊर्जा खत्म हुआ, जैसे टकराया ऊर्जा खत्म हुआ, ये किस रूप में निकलेगा, हीट के रूप में निकलेगा। ठीक, अब मान लीजिए कि इसे हम मार्कर फेंक रहे हैं तो यहाँ पे आ रहा है, मार्कर आ रहा है ना, लेकिन यहाँ पे आके इसका जो गतिज ऊर्जा है, पूरा गतिज ऊर्जा एक ही बार खत्म हो जा रहा है। और ये किस रूप में खत्म हो रहा है, तो बाबू इससे टकरा रहा है, इससे हीट निकलेगा तो खत्म हो जाएगा। सेम वैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन खूब तेज आ रहा था लेकिन परमाणु से टकरा गया, और जैसे टकराया जितना तेज आ रहा था इसकी गतिज ऊर्जा सीधा किस में परिवर्तित हो गई, ऊष्मा में परिवर्तित हो गई। ठीक, तो इसे होता है यहाँ पे हीट उत्पन्न। तो जितना ज्यादा टकराव होगा उतना ज्यादा हीट उत्पन्न होगा, आप समझे ना, जितना ज्यादा टकराव होगा उतना ज्यादा हीट उत्पन्न होगा। लेकिन टकराव कब ज्यादा होगा, जब प्रतिरोध ज्यादा होगा। क्या होगा, प्रतिरोध ज्यादा होगा। अब इस तार का प्रतिरोध कब ज्यादा होगा, जब ज्यादा परमाणु होंगे बीच में, इलेक्ट्रॉन के रास्ते में ज्यादा अवरोध आएगा, तब जाके इसका प्रतिरोध उच्च हो। ठीक, तो जब इलेक्ट्रॉन के रास्ते में ज्यादा अवरोध आएगा, ज्यादा रुकावट आएगा, तब इस तार का प्रतिरोध उच्च होगा, यानी हाई होगा। और जब हाई होगा प्रतिरोध तो इसमें ऊष्मा भी उत्पन्न होगा जो बहुत हाई होगा। तो यहाँ से हीट उत्पन्न होता है तार में, किसी भी तार में। तो इसी को हम विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। आशा है कि आपको समझ में आया। अब समझते हैं इसके फार्मूले के बारे में। तो बाबू देखो, यहाँ पे हम फार्मूला बनाते हैं। अब यहाँ पे हम किसी भी परिपथ को लेते हैं, ऐसा परिपथ जिसमें बस हीट उत्पन्न होता हो, ऐसा परिपथ बस जिसमें हीट उत्पन्न होता है। तो हीट उत्पन्न कैसे होता है, देखो, जितना ज़्यादा प्रतिरोध उतना ज़्यादा हीट। तो हम क्या करते हैं, प्रतिरोधक जोड़ देते हैं, किसी भी परिपथ में प्रतिरोधक जोड़ देते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, इस प्रतिरोधक को जोड़ने से क्या हुआ, देखो, प्रतिरोधक का मतलब कि इसमें प्रतिरोध है, उच्च प्रतिरोध है, इसलिए धारा का विरोध करके धारा को कम कर देता है। आप जानते हैं ना, प्रतिरोधक कौन सी है, एगो मशीनरी है, एगो युक्ति है, एगो मतलब इंस्ट्रूमेंट है जो विद्युत धारा को रोकता है, कम करता है। कम कैसे करता है, तो उसका विरोध करके कम करता है। अब विरोध जब करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन को खूब अपने अंदर रोकने का प्रयास किया है, और जब रोकने का प्रयास करेगा तब हीट उत्पन्न होगा। समझ रहे हैं, देखो, है प्रतिरोधक क्या है, एगो युक्ति है, और ये क्या है, उच्च प्रतिरोध वाला युक्ति है। मतलब ये क्या करता है, इसका यूज हम कहाँ करते हैं, जहाँ हमको कब विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। जैसे चार्जर में रेड लाइट जल रहा होता है, मोबाइल चार्जर में, वो उसमें लगा होता है यही प्रतिरोधक। नहीं तो अगर डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से उस लाइटवा को जोड़ दिए होते ना तो भड़क जाता लाइटवा। ठीक, तो इसको लगा देते हैं। ये क्या करता है, विद्युत धारा को कम करता है। अब ये कम करेगा कैसे, तो कम करेगा उसका विरोध करके, उसको रोक करके, रोकेगा, विद्युत धारा को रोकेगा, और रोकते रोकते कम हो जाएगा विद्युत धारा। ठीक, तब जाके वो एलईडी अच्छे से जलता है। अब ये प्रतिरोधक मतलब किसमें उच्च प्रतिरोध है, तो ये किस रूप में विरोध कर रहा है, तो इलेक्ट्रिसिटी को रोक करके। रोकने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने से, इलेक्ट्रॉन को दौड़ने से रोक रहा है। जब इलेक्ट्रॉन को कोई दौड़ने से रोकेगा तब ऊष्मा, यानी इलेक्ट्रॉन गर्मी, एकदम समझ रहे हैं, एकदम मतलब ऊष्मा उत्पन्न कर देगा। और जैसे ऊष्मा उत्पन्न होगा तो यही यहाँ पे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव हो गया। तो हम किसी भी परिपथ में क्या करते हैं, यहाँ पे जोड़ देते हैं रेसिस्टर, यानी कि प्रतिरोधक। अब हम कहते हैं कि जितना भी बैटरी काम करेगा विद्युत धारा को फ्लो कराने में, उस सारा अब किस में उत्पन्न हो रहा है, तो सारा अब हीट के रूप में उत्पन्न हो रहा है। इस प्रतिरोधकों में ऊष्मा उत्पन्न हो रहा है। प्रतिरोधक क्या हो जाते हैं, सब बहुत ज़्यादा हीट हो जाते हैं। किसी भी सर्किट में
हीट कहाँ से उत्पन्न होता है? तो उस सर्किट में प्रतिरोधक के कारण ही हीट उत्पन्न होता है। आपका जो मोबाइल है उसमें भी यही गर्म हो जाता है और कुछ नहीं होता है। यही गर्म हो जाएगा, नहीं तो आईसी गर्म हो जाएगा। आईसी में भी इसी टाइप के मतलब कुछ इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं, तो यही गर्म होता है और इसी के गर्म होने से आपका फ़ोन गर्म हो जाता है। तो ये जब आप कहीं किसी भी सर्किट में जोड़ देंगे, हीट बहुत ज़्यादा उत्पन्न होगा। अब हीट उत्पन्न हुआ तो हमको यही निकालना है कि हीट कितना उत्पन्न हो। तो बाबू देखो, जितना बैटरी काम किया सगरू हीट के रूप में निकल गया। मतलब कि जितना बैटरी काम किया उतने हीट बना। मतलब कि हीट बराबर हो गया बैटरी द्वारा किया गया काम। क्या हुआ बाबू? हीट यानी उष्मा जो है, बैटरी जितना काम किया सारा जो काम है वो उष्मा के रूप में मतलब उत्पन्न हो गया। तो यानी जो उष्मा है वो किसके बराबर हो गया? बैटरी द्वारा किए गए काम के बराबर। समझे क्या हुआ? यहाँ पे जो भी बैटरी काम किया इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो कराने में, इलेक्ट्रिसिटी को मतलब बहाने में, फ्लो कराने में, तो क्या हुआ? यहाँ पे उतना जितना काम किया उतना सारा हीट के रूप में यानी कि गर्मी के रूप में बाहर निकल गया। तो जो इसमें हीट उत्पन्न हुआ किसके बराबर होगा? बैटरी द्वारा किए गए काम के। तो हीट किसके बराबर हो गया? बैटरी द्वारा किए गए काम के बराबर। अब इसको हम निकालते हैं। आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं? हम वर्क कहाँ से निकालेंगे? अगर हम वर्क निकाल लिए मतलब हमारा हीट निकल गया। कहें से कि वर्क जो है किसके बराबर है? हीट के बराबर है। ठीक, जितना वर्क करेगा बैटरी सारा हीट के रूप में उत्पन्न हो जाएगा। तो जितना वर्क किया उतना हीट निकला, यानी हीट बराबर वर्क, बस खत्म। अब वर्क कितना किया बैटरी, उसी को निकालना है। तो अब निकालेंगे कैसे? देखो, हम आपको पिछले लेक्चर में फार्मूला बताए थे, P=W/T। क्या बताए थे बाबू? P=W/T। अब यहाँ से जो W है वो क्या है? कार्य है, यही कार्य है। तो कार्य हमको निकालना है और कार्य यहाँ से हम निकालेंगे तो क्या आएगा? यहाँ पे T जो है समय है और P जो है पावर है। तो यहाँ पे अगर हम W = P × T लिख दें तो कुछ गलत कर देंगे ना? काहे? देखो, जो भी अगर कोई भी इक्वेशन, कोई भी समीकरण दिया हो तो जो भी चीज को अगर इक्वल टू के दूसरे साइड ले जाना है, अगर माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा इधर आके, अगर भागे में है तो गुणे में हो जाएगा, अगर गुणे में है तो भागे में। ठीक, तो यही होता है। यहाँ पे टी किस में है? भागे में। तो इधर इक्वल टू के इधर जाएगा, गुणे में हो जाएगा। तो W बराबर क्या हो जाएगा? W बराबर P × T। तो यही हो गया P × T। अब यहाँ पे हम रख देते हैं, क्या कर देते हैं? रख देते हैं। तो हमारा H हो गया, W बराबर क्या निकाले हैं बाबू? W बराबर P × T। यहाँ पे रख देते हैं P × T। अब यहाँ से हम एक हीट का फार्मूला ये बना लिए, यही मेन फार्मूला है हीट का। अब समझो, अब हम इस सर्किट को मिटा सकते हैं ना? बस इतना ही काम था समझाने के लिए। तो यही सर्किट हम मिटा देते हैं, थोड़ा हमारे पास जगह बन जाए। अब देखिए, हम फार्मूला क्या क्या बनाए थे? P का, पावर का फार्मूला क्या क्या बना था? V × I, यानी कि विद्युत विभव जो बैटरी का विभवांतर है वो, और बैटरी द्वारा दी गई धारा। तो इस परिपथ में जो हम परिपथ बनाए थे उसमें क्या है? मान लीजिए कि वो V वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, जिसे आप 12 वोल्ट का बैटरी कहते हैं। वैसे मान लीजिए V वोल्ट की बैटरी लगा है और I एम्पियर की धारा बह रही है। ठीक, तो वैसे यहाँ पे पावर, इस बैटरी का पावर कितना हो जाएगा? तो पावर हो जाएगा V × I। अब यहाँ पे H = क्या हो जाएगा? P का मान रख देंगे V × I और × T। तो यहाँ पे हीट का फार्मूला क्या निकल के आया? VIT। ये पहला फार्मूला आपका बनता है। क्या बन गया? पहला फार्मूला। आप समझ रहे हैं ना? ये हम फार्मूला आपको पिछले लेक्चर में निकलवाए थे कैसे आता है। ठीक, P यानी कि इस बैटरी का पावर हो जाएगा जो इतना बैटरी का विभव है और जितना धारा ये दे रहा है। जैसे होता है 0.5 एम्पियर, एक सेल का विद्युत जो धारा होता है शायद 0.5 एम्पियर होता है और 1.5 वोल्ट का होता है एक सेल। जो निप्पो का सेल आता है, एवररेडी का सेल आता है, कई सेलें आती हैं, उसमें जो वोल्टेज होता है 1.5 होता है विद्युत धारा, उसमें लिखा होता है कि 0.5 एम्पियर। तो वहाँ से हम इस सेल का पावर निकाले, कितना पावर है। अब कहे कि तुम्हारे पास कितना पावर है, तो आप काम करके दिखाओगे कि भाई हम उठा सकते हैं 1 क्विंटल का सामान। ठीक, तो हमारे पास इतना पावर है। वैसे सेम बैटरी के पास कितना पावर है, इसे निकाला जाता है कि इसका वोल्टेज कितना है, इसका एम्पियर कितना है। ठीक, एम्पियर मतलब विद्युत धारा। तो यहाँ से पावर का मान हम रख दिए, एक फार्मूला आ गया। आप समझ रहे होंगे P = VIT। अब दूसरा फार्मूला हम निकालते हैं, यही से जितना भी फार्मूला निकालेंगे यहीं से निकालेंगे। अब दूसरा क्या था? हम P बराबर आपको बताए थे दूसरा चीज I² R।
ये बताए थे ना कि बैटरी कितना धारा दे रहा है, कितना धारा दे रहा है और कितना उस परिपथ का प्रतिरोध है, उस सब मिला के गुणा कर देंगे तो यही क्या हो जाएगा, इस बैटरी का पावर हो जाएगा। यानी कि इस परिपथ का पूरा पावर आप कर सकते हैं या बैटरी का पावर। ठीक, तो पावर यहाँ से पावर इजिकल टू क्या आता है, आई स्क्वायर आर। अब यहाँ पे एच इजिकल टू रखिए, इसका मान पी का मान क्या है, आई स्क्वायर आर, तो आई स्क्वायर आर। आर क्या है, यहाँ पे परिपथ का प्रतिरोध है। ठीक, परिपथ में जितना भी प्रतिरोध है, प्रतिरोध के कारण ही तो हीट उत्पन्न हो रहा है, तो यहाँ परिपथ का प्रतिरोध है। पी के जगह पे आप रख दिया आई स्क्वायर आर, पी के जगह ही पे रखे हैं आई स्क्वायर आर, टी अभी है तो यहाँ पे टी का गुणा कर दीजिए, तो एच इजिकल टू आई स्क्वायर आर टी। क्या आ गया, एच इजिकल टू आई स्क्वायर आर टी। ये आपका दूसरा फार्मूला बन गया हीट का। देखो हीट निकालने के लिए क्वेश्चन में पूछेगा तो इसीलिए ये फार्मूला हम बना रहे हैं। न्यूमेरिकल्स के लिए ये सभी फार्मूले काम करेंगे। अब तीसरा फार्मूला अगर आपको निकालना है तो एच इजिकल टू पी इंटू टी है। ठीक, पावर इंटू टाइम। अब देखिए पी इजिकल टू क्या होता है, पी इजिकल टू होता है वी स्क्वायर बाई आर। आप जानते हैं ना वी स्क्वायर बाई आर, ये हम फार्मूला आपको निकलवाए थे। तो यहाँ पे पी के जगह पे रख दीजिए वी स्क्वायर बाई आर और गुणे में क्या है, पी के जगह पे रखे हैं वी स्क्वायर बाई आर, गुणे में क्या है टी है तो टी वैसे का वैसे रख दीजिए। अब क्या करेंगे, एच इजिकल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। ठीक, आप ऐसे भी लिख सकते हैं वी स्क्वायर टी इंटू टी बाई आर। ठीक, ये है आपका तीसरा फार्मूला। यहाँ से आप तीसरा फार्मूला भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ से आप तीसरा फार्मूला भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये तीसरा फार्मूला जो है आपके बुक में नहीं दिया है। आप चाहें तो ये नोट कर सकते हैं, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। ठीक, तो यहाँ दिया हुआ है। अब हम चलते हैं यहाँ पे, ये फार्मूला आपका बन गया 3 ठे जो आपको याद रखना है हीट का। अब इस आई स्क्वायर आर टी को हम बोलते हैं जूल का तापीय नियम। क्या बोलते हैं बाबू, इस आई स्क्वायर आर टी को हम बोलते हैं जूल का तापीय नियम। जूल का तापीय नियम, ये जूल नामक वैज्ञानिक ने दिया था, इसीलिए जूल का तापीय नियम इसको बोलते हैं, जूल का तापीय नियम। ठीक, यही है। तो कोई कहेगा कि जूल का तापीय नियम क्या है तो बता दीजिएगा जूल का तापीय नियम यही है। अब देखो, अब होता ये है यहाँ पे अब यहाँ पे समझो, यहाँ पे अगर हम देखें तो हीट किस पे निर्भर कर रहा है, यानी कि इस परिपथ में हीट किस पे निर्भर कर रहा है। तो हीट जो है निर्भर कर रहा है किस पे, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के। यहाँ से इस फार्मूले से अगर देखोगे तो आई के प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली, और इस फार्मूले से देखोगे तो आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो यहाँ पे आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। मतलब कि अगर धारा 2 एम्पियर बढ़ रहा है तो हीट कितना बढ़ जाएगा, उसका स्क्वायर बढ़ जाएगा, यानी 2 दूना 4, यानी 4 गुना बढ़ जाएगा। यदि धारा 2 एम्पियर बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, हीट कितना बढ़ जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2 दूना 4 गुना बढ़ जाएगा। समझ रहे हैं। तो यहाँ पे ये हीट जो होता है किसके ऊपर निर्भर करता है, धारा के ऊपर। जितना ज़्यादा धारा रहेगा हीट उतना उत्पन्न होगा। अगर आप ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा रहे हैं किसी तार में तो उतना ज़्यादा गर्म होगा तार। वैसे यहाँ पे आर पे निर्भर करता है, एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तार का जितना ज़्यादा प्रतिरोध होगा उतना ज़्यादा गर्म होगा, जितना ज़्यादा विद्युत धारा को रोकने की शक्ति होगी उतना ज़्यादा वो गर्म होगा तार। ठीक, तो एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, मतलब जितना ज़्यादा प्रतिरोध उतना ज़्यादा हीट उत्पन्न होगा। अब देखो, इस मतलब प्रतिरोधक का मान लीजिए प्रतिरोध 100 ओम है, इस प्रतिरोधक का प्रतिरोध 1000 ओम है, तो सबसे ज्यादा हीट कौन उत्पन्न करेगा, है 1000 वाला। कैसे कि जितना ज्यादा प्रतिरोध उतना ज्यादा हीट उत्पन्न होगा। तो हीट यानी ऊष्मा कौन ज्यादा उत्पन्न करेगा, 1000 ओम वाला। तो ये 1000 ओम उत्पन्न कर लेगा, मतलब 1000 ओम वाला ज्यादा हीट उत्पन्न करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आर के। अब T यानी कि H प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि जितना देर तक आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएंगे उतना ज़्यादा हीट उत्पन्न होगा। इस परिपथ में मान लीजिए कि 5 मिनट के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा रहे हैं, तो 5 मिनट के लिए फ्लो करा रहे हैं तो मान लीजिए कि 100 जूल जो है क्या हुआ है, 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हुई। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम इसको 10 मिनट के लिए कर दिए तो कितना ऊष्मा कितना उत्पन्न हो जाएगा, तो 200 जूल हो जाएगा, 200 जूल। तो ये किस में, मतलब किस पे निर्भर कर रहा है, टाइम पे। जितना ज़्यादा देर तक विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करेंगे उतना ज़्यादा ही हीट होगा। तो ऐसे होता है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव, और ये मतलब इस पे निर्भर करता है, ये दिखाया गया। अब मतलब टाइम वाला तो लिमिट में होता है कि टाइम कुछ टाइम बाद हीट बढ़ना रुक जाता है। किसी भी परिपथ में कुछ समय के बाद हीट
बढ़ना जो है, जैसे हम कह रहे हैं कि जितना देर तक फ्लो कराएंगे उतना तेज गर्म होगा तार, लेकिन कुछ समय बाद रुक जाएगा, मतलब कि गर्म होना तार का रुक जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 5 मिनट फ्लो कराए विद्युत धारा इसमें, तो 100 डिग्री सेल्सियस ये हो गया तार, 100 डिग्री सेल्सियस। फिर 10 मिनट कराए तो 1000 डिग्री सेल्सियस हो गया, मान लेते हैं ऐसा। लेकिन अब इसका लिमिट है कि आप कितने देर तक कितना उष्मा इसका बढ़ा सकते हैं। तो 1000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाए। ऐसा नहीं है कि 1000 से, किसी किसी चीज़ का ज़्यादा होता है, किसी किसी चीज़ का कम होता है। मतलब टाइम जो है ये हमेशा के लिए डिपेंड नहीं करता है, कुछ समय के लिए टाइम पे ये डिपेंड करता है। कुछ समय तक अगर आप धारा फ्लो करा रहे हैं तो बढ़ता जाएगा, लेकिन कुछ समय बाद क्या होगा, हीट बढ़ना रुक जाएगा। तो ये हो गया आपका हीट का मतलब निर्भरता, किस पे निर्भर करता है। अब देखिए, अब हीट का मात्रक जो है, हम हीट का मात्रक उसको हम जूल में नहीं लेते हैं, उसको हम कैलोरी में लेते हैं कि आप कितना उष्मा उत्पन्न हुआ है, उष्मा का मात्रक हम कैलोरी में लेते हैं। तो कैलोरी में लेते हैं इसलिए हम क्या करेंगे, कैलोरी में लेते हैं इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें 4.2 से भाग दे देंगे। काहे, देखो एक कैलोरी में क्या होता है, एक कैलोरी में 4.2 जूल होता है, एक कैलोरी में 4.2 जूल होता है, ठीक। तो इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, इसमें 4.2 से भाग दे देंगे, निकल जाएगा, जूल होता है। अब इस सारे फार्मूले में हम 4.2 से भाग दे देंगे, H = P × T है, तो इसमें हम 4.2 से भाग दे देंगे, एक कैलोरी में बदल जाएगा। इसका जितना भी मतलब हीट आएगा वो किस में आएगा, तो कैलोरी में आएगा। अब यहाँ पे H = VIT है, तो H = VIT, सॉरी देखिए यहाँ पे VI और T बटा 4.2, तो ये भी कैलोरी में हो गया। पहले किस में था, तो ये जूल में था। जैसे देखिए लंबाई को हम मापते हैं तो कभी सेंटीमीटर में मापते हैं, कभी मीटर में मापते हैं, कभी किलोमीटर में मापते हैं। वैसे ही हीट को मापने के लिए कभी जूल में माप देंगे, कभी कैलोरी में, कभी डिग्री सेल्सियस में, कभी फ़ारेनहाइट में। तो मतलब अलग अलग मात्रक होता है। लेकिन यहाँ पे हम जो मात्रक यूज करते हैं वो है कैलोरी। तो कैलोरी में बदलने के लिए, जैसे देखो अगर 1 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है तो इसमें क्या करना पड़ता है, हमको 100 से भाग देना पड़ता है, तब जाके इस सेंटीमीटर में बदल जाता है 1 मीटर, ठीक। तो 1 मीटर, सॉरी देखिए गुणा करना पड़ता है। 1 मीटर को अगर हमको किस में बदलना है, सेंटीमीटर में बदलना है, तो 100 से गुणा करना पड़ता है, जिससे ये बदल जाता है सेंटीमीटर में। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। वैसे यहाँ पे हमको क्या करना है, इस मतलब जूल को किस में बदलना है, कैलोरी में बदलना है, तो 4.2 से भाग देना पड़ेगा। सेंटीमीटर अगर मान लो 100 सेंटीमीटर है, इसको अगर मीटर में बदलना है तो 100 से भाग देंगे तो बदल जाएगा, 1 मीटर आ जाएगा, ठीक। वैसे यहाँ पे क्या करना पड़ता है, यहाँ पे हमको हीट को जूल से कैलोरी में बदलने के लिए 4.2 से भाग देना पड़ता है। तो यहाँ पे 4.2 से भाग देंगे, ये कैलोरी में बदल जाएगा। उसके बाद H = क्या हो जाएगा, I² RT है, I² RT। अब इसको जूल से किस में बदलना है, कैलोरी में, तो इसमें भी 4.2 से भाग दे दीजिए, कैलोरी में बदल गया, ठीक। तो ये है कैलोरी और जूल। अब इसको जहाँ भी आप मापिएगा कैलोरी में मापिएगा, जितना भी क्वेश्चन आएगा इसी पे लगाइएगा, ठीक। तो यहाँ पे बस 4.2 से भाग दे दीजिएगा, ये किस में बदल जाएगा बाबू, ये बदल जाएगा कैलोरी में। अब चलिए हम इस पे कुछ आधारित क्वेश्चन को कर लेते हैं, कुछ क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक परिपथ दिया हुआ है और पूछ रहा है इस परिपथ में कितना हीट उत्पन्न होगा। कह रहा है कि बैटरी जो है 12 वोल्ट का है, क्या कह रहा है, बैटरी जो है 12 वोल्ट का है और इसमें जो बैटरी द्वारा उत्पन्न धारा है वो 5 एम्पियर है, मतलब 5 एम्पियर की बैटरी है और 12 वोल्ट की है। और इससे जो प्रतिरोधक हम जोड़े हैं उसका मान है 100 ओम। तो इस प्रतिरोधक में कितना उष्मा उत्पन्न होगा, कितना ज़्यादा गर्म हो जाएगा। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास कितने फार्मूले हैं, H = क्या है, VIT है। उसके बाद H = क्या है, I² RT है, ठीक। इसके बाद क्या है, H = क्या है, एक और फार्मूला है हमारे पास। एक फार्मूला क्या है, एक फार्मूला हमारे पास है, अगला फार्मूला है I² RT VIT और
हाँ, ये 2 फार्मूले हैं हमारे पास और इसमें 4.2 से भाग देना है। देखिए इसमें 2 फार्मूले हैं हमारे पास और इसमें क्या करना है, 4.2 से भाग देके इसको कैलोरी में बदल देना है। अब कह रहा है कि ये जो परिपथ है इसमें 10 सेकेंड तक धारा प्रवाहित हो रही है, 10 सेकेंड तक। तो इस प्रतिरोधक में उत्पन्न ऊष्मा की गणना कीजिए, मतलब कि इस प्रतिरोधक में कितना ऊष्मा उत्पन्न होगा। तो हमारे पास कितने फार्मूले हैं बाबू, 2 फार्मूला, H=VIT/4.2, H=I²RT/4.2 कैलोरी में आएगा। अब देखिए इसमें से हम फार्मूला कौन सा लगाएंगे, तो इसमें से आप फार्मूला कोई भी लगा सकते हैं, इसमें से आप फार्मूला कोई भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे अगर वोल्टेज नहीं दिया होता तब आप दूसरा फार्मूला लगाते, लेकिन फार्मूला यहाँ पे भी दिया हुआ है तो आप दूसरा, पहला दूसरा कोई भी लगा सकते हैं, ठीक। अगर वोल्टेज नहीं दिया होता, जो भी दिया होता उसी के हिसाब से लगाते। तो यहाँ पे हम कोई भी फार्मूला लगा सकते हैं। R भी दिया है हमको, T भी दिया है, I भी दिया है, V भी दिया है, ठीक। तो ये तीनों चारों चीज दिया हुआ है, तो हम कोई भी दोनों में से कोई भी फार्मूला यूज करके इसका मान हम निकाल सकते हैं। तो हम चलिए दूसरा फार्मूला यूज करते हैं यहाँ पे। तो H क्या हमको दिया है यहाँ पे, I²RT, I का मान कितना है, तो 5 एम्पियर है, 5 का स्क्वायर गुणे R का मान कितना है, 100, तो 100 ओम हो गया। उसके बाद T का मान कितना दिया हुआ है, 10 सेकेंड, तो 10 सेकेंड और बटा 4.2, यहाँ से भाग दे देंगे 4.2। काहे किससे कि हमको कैलोरी में ऊष्मा चाहिए यहाँ पे। अब 5 का स्क्वायर तो 25 हो गया और गुणे 100 और गुणे 10, बस इतना ही है ना। 10 और गुणे 100 हो जाएगा 1000 और 1000 गुणे 25 हो जाएगा 25,000। कितना हो जाएगा, 25,000 कैलोरी। तो ये हमारा ऊष्मा उत्पन्न जो होगा इस परिपथ में वो निकल के आ गया। तो यही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक। तो इसी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, किसी में R नहीं देगा, कहीं कहीं हो सकता है कहीं ये प्रतिरोधक का मान न दिया हो, तो आप इस फार्मूले से निकालेंगे, ठीक। तो इस फार्मूले से भी निकालेंगे तो वही आएगा। तो अब चलिए अब हम समझते हैं, यहाँ पे सॉरी देखिए यहाँ पे हम 4.2 छोड़ दिए हैं, कैलोरी में बदलना छोड़ दिए हैं। यहाँ पे 4.2 भागे में रहेगा, कैसे कि हमको कैलोरी में ऊष्मा को लिखना है, तो यहाँ पे 4.2 आप लगा लीजिएगा, तब जाके कैलोरी में रहेगा। अब हम इसका विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का अनुप्रयोग पढ़ते हैं कि इसका अनुप्रयोग क्या क्या है, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव का अनुप्रयोग, यानी कि हमारे जीवन में इसका उपयोग क्या क्या है। तो हमारे जीवन में इसका उपयोग बहुत ज़्यादा है। आप देखते हैं कि विद्युत इस्त्री में, जैसे कि मतलब प्रेस, जो कपड़ा प्रेस करने वाला है उसमें विद्युत केतली एक आता है, वो जैसे कि कुकर आता है, वही मतलब कि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी में उसको लगा देंगे तो आपका मतलब जो भी भोजन पकाना है पक जाएगा। विद्युत हीटर आप जानते हैं ना, जिससे खाना बनता है, तो हीटर में प्रयोग होता है। उसके बाद भट्ठियों में प्रयोग होता है। भट्ठी में कैसे, तो देखो अगर मान लो लोहा पिघलाना है तो ये क्या करते हैं, एक बड़ा सा यहाँ पे इंडक्शन लगा देते हैं और इसमें लोहा भर देते हैं, क्या होगा, लोहा पिघल जाएगा। इंडक्शन के बारे में अभी आपको नहीं पढ़ना है, बस समझिए कि इंडक्शन के द्वारा यहाँ पे हीट उत्पन्न हो जाएगा। नीचे मान लीजिए एक इंडक्शन आप जानते हैं ना, इंडक्शन चूल्हा आया होगा इस टाइम, तो इसे इंडक्शन लगा करके और यहाँ पे लोहे को पिघलाया जाता है बहुत ज़्यादा हीट को उत्पन्न करके। प्रकाश उत्पन्न करने में जो बल्ब है, हमारे जितने भी पहले बल्ब आते थे वो सूर्या बल्ब आते थे। क्या आते थे बाबू, सूर्या बल्ब। अब इस सूर्या बल्ब में एक फिलामेंट लगा हुआ था जिसको हम बोलते थे टंगस्टन। क्या बोलते थे, टंगस्टन। अब ये टंगस्टन बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें से ऊष्मा उत्पन्न होने लगती है और ये उजाला करने लगता है। जैसे आग जो है बहुत ज़्यादा गर्म होता है इसलिए उजाला करने लगता है, सेम वैसे इसमें जो टंगस्टन लगा हुआ है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है और ऊष्मा उत्पन्न करता है। तो ये ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए यहाँ पे बल्ब में फिलामेंट लगा हुआ होता है। इसका गलनांक लगभग 3300 डिग्री सेल्सियस होता है, 3300 डिग्री सेल्सियस। अब इसके बारे में हल्का सा हमको जानना है बल्ब के बारे में। देखिए आपके सिलेबस में दिया हुआ है इसलिए बता रहे हैं। देखिए होता ये है इस बल्ब में कि ये जितना ज़्यादा ये तार गर्म होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, उतना ही ज़्यादा ये प्रकाश उत्पन्न करेगा। लेकिन अब ज़्यादा अगर गर्म हो गया तो ये तारवा गल नहीं जाएगा, गलेगा कि नहीं, तो इसको बचाना है। ज़्यादा अगर गर्म हो जाएगा तो इसको बचाना है। तो हम जानते हैं कि इसमें ऐसा तार हम लगाएं जिसका गलनांक सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा गर्म होने के बाद भी ना गले, ऐसा तार हम लगाएं। तो इसमें हम लगाते हैं टंगस्टन का तार। किसका तार लगाते हैं, टंगस्टन का तार।
टंगस्टन का। और ये टंगस्टन का तार जो होता है 3300 डिग्री इसका गलनांक होता है, लगभग 3300। जब 3300 डिग्री टेम्परेचर जाएगा तभी गलेगा, तभी पिघलेगा, लेकिन ऐसा होता ही नहीं, 3300 डिग्री इसका टेम्परेचर नहीं जाता है तो ये नहीं पिघलता है। तो यहाँ पे ये पिघलेगा नहीं, उतना ज़्यादा ये गर्म होगा, और गर्म होगा तो ऊष्मा उत्पन्न करेगा। तो ऐसे यहाँ पे होता है। अब इसमें इस बल्ब में, कांच के बल्ब में हम क्या कर देते हैं, निष्क्रिय गैस भर देते हैं। क्या भर देते हैं, निष्क्रिय गैस। या तो हम नाइट्रोजन भर देंगे या तो हम आर्गन गैस भर देंगे। ये जो है नोबल गैसेज हैं जो किसी के साथ क्रिया नहीं करती, किसी के साथ अभी क्रिया नहीं करती, ये अकेले खुश हैं सब। समझते हैं इसका मतलब? देखिए, अगर आप किसी भी चीज़ को जलाते हैं तो उसमें जो ऑक्सीजन है आके तुरंत जुड़ जाता है। क्या होता है, ऑक्सीजन आके तुरंत जुड़ जाता है, जिसकी वजह से वो जलने लगता है। ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो नहीं जलेगा। तो ऑक्सीजन अत्यधिक क्रियाशील है और ये क्या करेगा, किसी भी चीज़ को जलाने में मदद कर देगा। तो अगर हम इस तार को बाहर रखते, तो क्या होता, ये तार जो है ऑक्सीजन से क्रिया करके और पिघल जाता, ऑक्सीकृत हो जाता, खत्म हो जाता है, जल जाता है ये तार। ठीक, काहे जल जाता है, काहे से कि ऑक्सीजन के संपर्क में आता, ऑक्सीजन इससे क्रिया करता, इसको ऑक्सीकृत कर देता। जितना ज़्यादा हीट होता है उतना ज़्यादा ऑक्सीकृत हो जाता। तो इसलिए इसको कांच में बंद कर देते हैं। काहे से कि हमारे चारों तरफ क्या है, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है। ज़्यादातर वायुमंडल में मतलब 21% तो ऑक्सीजन ही है, तो 21% ऑक्सीजन है। अभी जाके इससे क्रिया कर लेगा, जिसके वजह से ये फिलामेंट जो है जल जाएगा, और जल जाएगा तो फिर से ये बल्ब खराब हो जाएगा। तो इसके लिए इसको कांच में बंद कर देते हैं। कांच में बंद करने से बाहर की हवा से इसका संपर्क टूट जाता है, बाहर की हवा से इसका कोई संपर्क नहीं रहता है। अब इस कांच के अंदर हम या तो नाइट्रोजन गैस भर देते हैं या तो आर्गन गैस भर देते हैं। नाइट्रोजन गैस जो होता है ये बहुत जल्दी लिक्विड में भी बदल जाता है। मतलब कि ये नाइट्रोजन गैस जो होता है अक्रिय होता है, मतलब क्रिया किसी के साथ नहीं करता है। ये कितना हीट होगा इससे जाके ये क्रिया नहीं करेगा फिलामेंट से, इस फिलामेंट से क्रिया नहीं करेगा, तो ये फिलामेंट जल्दी गलेगा नहीं। ठीक, तो इसकी वजह से इसमें नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है इस बल्ब में। तो ये बल्ब हमारा जलने से यानी कि खराब होने से बच जाता है। अब इसका गलनांक भी ज़्यादा होता है, इसके वजह से भी ये बच जाता है। अब हम इस विद्युत धारा की तापीय प्रभाव का और कहाँ उपयोग करते हैं। अगर मान लो यहाँ पे ताप नहीं उत्पन्न होता, हीट नहीं उत्पन्न होता, तो ये उजाला करता नहीं। काहे से कि हीट की वजह से ही उजाला हो रहा है। अब एक जगह हम और हीट का यूज करते हैं, हम अपने घर में फ्यूज लगाते हैं। देखे होंगे हम अपने घर में क्या लगाते हैं, फ्यूज लगाते हैं। उस फ्यूज में ऐसे तार का प्रयोग करते हैं कि जिसका गलनांक कम हो, मतलब एक फिक्स गलनांक हो। उस तार में ऐसे प्रतिरोध का फ्यूज लगाते हैं, मतलब उस फ्यूज में ऐसे प्रतिरोध का तार लगाते हैं, उस फ्यूज में ऐसे तार का प्रतिरोध ऐसे देखिए उस फ्यूज में ऐसे तार को हम लगाते हैं जिसका प्रतिरोध हाई हो। हाई का मतलब कि विद्युत धारा का ज़्यादा विरोध करे, हीट हो जाए, और उसका गलनांक भी कम हो। मतलब जैसे हीट हो पिघल जाए। अगर मान लो कि कहीं शॉर्ट सर्किट होगा, तो जैसे शॉर्ट सर्किट होगा इस तार में हीट उत्पन्न होगा, यानी ऊष्मा उत्पन्न होगा। कहाँ से कि इसका प्रतिरोध सबसे ज़्यादा है, घर के सभी तारों से इसका प्रतिरोध ज़्यादा है, तो इसमें सबसे पहले हीट उत्पन्न होगा। अब देखो इसका गलनांक भी ज़्यादा है, सभी तारों से गलनांक भी ज़्यादा, तो तनी मनी हीट उत्पन्न होगा, बस ये गल जाएगा, और गल जाएगा बस कनेक्शन टूट जाएगा। तो कनेक्शन जब टूट जाएगा तो क्या हमारे घर की चीज़ें खराब होंगी? नहीं। तो घर के अप्लायंस को बचाने के लिए, इलेक्ट्रिक अप्लायंस को बचाने के लिए इस फ्यूज का उपयोग किया जाता है। ये भी विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पे ही काम करता है। ठीक, तो आशा है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। यही इसका उपयोग था। आप लिख लीजिएगा कि इसका उपयोग प्रेस में यानी विद्युत इस्त्री में किया जाता है, विद्युत केतली में किया जाता है, विद्युत हीटर में किया जाता है, भट्ठियों में किया जाता है, बल्ब में किया जाता है। बल्ब के बारे में कुछ लिख लीजिएगा कि बल्ब में जो होता है इसमें टंगस्टन का तार लगा होता है जो अत्यधिक तप्त हो जाता है, यानी गर्म हो जाता है, जिसकी वजह से उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, और जितना ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है उतना ज़्यादा वो प्रकाश उत्पन्न करता है। लेकिन ऊष्मा उत्पन्न होने से यह समस्या आ जाती है कि जो हम फिलामेंट लगाए हैं वो गल ना जाए। इसके लिए हम ऐसे फिलामेंट का यूज करते हैं जिसका गलनांक सबसे ज़्यादा हो। तो हम टंगस्टन का यूज करते हैं जिसका गलनांक
3300 डिग्री सेल्सियस होता है लगभग। अब ये अगर बाहर के वायु के संपर्क में रहेगा तो ये ऑक्सीकृत हो जाएगा, जिसकी वजह से फिलामेंट के गलने का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हम इस फिलामेंट को एक शीशे के यानी कांच के गोले में बंद कर देते हैं और उस कांच के गोले में से वायु को विस्थापित कर देते हैं, क्योंकि वायु में ऑक्सीजन की मात्रा रहती है। विस्थापित करने का मतलब देखो, अब कांच का अगर कोई गोला है तो इसमें हवा तो भरा हुआ है ना, तो अब इस हवा को बाहर निकालना है। कैसे कि इस हवा में भी तो ऑक्सीजन है, तो इसको बाहर निकालने के लिए इस हवा को बाहर निकाल के इसमें कुछ और चाहिए। अगर हवा बाहर निकलेगा तो इसके जगह पे चाहिए कुछ, तो इसके जगह पे हम नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, जो अक्रिय होता है, जो फिलामेंट से क्रिया नहीं करता है और उसको गलने से बचा लेता है। तो यही इतना आपको बल्ब में लिखना पड़ेगा। और फ्यूज में, विद्युत फ्यूज का उपयोग हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे घर के अप्लायंस सुरक्षित रह सकें। और ये आज आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। अब अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप जाकर देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स मिल जाएगा, वहाँ PDF नोट्स का लिंक दिया हुआ है, आप जाकर के वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन बस डाउनलोड करके रखिएगा नहीं, बस डाउनलोड करके रखने से कोई फ़ायदा नहीं है, लिखना पड़ेगा। ठीक, तो आशा है कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अब अगला चैप्टर चालू करेंगे, फिजिक्स का ही चैप्टर चालू करेंगे। फिजिक्स का चैप्टर जो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।